नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत पहुंचे। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान के निकट ऑडिटोरियम में आयोजित संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष और स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ज्ञात हो कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में कुल 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए संस्था का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज चंपावत में आयोजित संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्थापित स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र के नए आयाम को हासिल करता रहेगा। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे विद्यालय हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासों की नई डिवाइस की नई शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है और जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चे नवाचार स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट ब्लॉक बहुत सीखने का और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने के लिए ये कार्यक्रम। मणिपुर से 17 छात्र छात्राएं आज सकुशल देहरादून पहुंच गए। इनमें 14 छात्र छात्राएं और एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से ही वो सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच सके। आपको बता दें कि मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मणिपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एयर टिकट आदि की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज मणिपुर से कुल 17 लोग देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इन सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर जी धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। 4 मई से हम वहाँ पे फंसे हुए थे, फिर हमने हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, धामी जी को रिक्वेस्ट किया, अनिल जोशी सर उन सबको रिक्वेस्ट किया। उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं और थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। वहीं इस पहल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसदों को अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद किन्हीं 5 उपलब्धियों की जानकारी भी सांसद जनता के सामने रखें कि डबल इंजन की सरकार में उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनसे जनता सवाल भी करेगी कि उन्होंने इतने समय तक उनके संसदीय क्षेत्र के लिए कौन कौन से काम किए हैं। लोगों से मिलिए जुलिए। 2024 चुनाव हुए हैं, एक महीने तक इसको अभियान चलाएगा। आपको क्या लग रहा है कि अब बोलना जरूरी होता है किसी सांसद को कि आप अपने क्षेत्र में जाइए?
देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। आईआईटी रुड़की में आज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर मल्टी एक्टिविटी सेंटर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित करते हुए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, जैविक खेती, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन कल्याण, स्वयं सहायता समूह, आयुर्वेद के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। समाज के साथ में मिलकर चलते हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी किस प्रकार मदद करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आईआईटी रुड़की ने जो आसपास के जितने भी एमएसएमईज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसको खास मदद देते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। और जितने भी स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने आज अपने 5 मिशन को साझा किया हमारे टेक्नोलॉजी के संसार के साथ में, आईआईटी रुड़की के साथ में, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि जो हम सब लीडरशिप के जो मिशन है, विजन है, उसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट है, जो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, वो बहुत बड़ा हमको समाधान दे सकते हैं और एक हमको विकास की तरफ ले सकते हैं। उत्तराखंड के 5 मिशन मैंने अभी जिक्र किया, उसमें सबसे पहले रिवर्स माइग्रेशन, दूसरा कि किस प्रकार से नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल के साथ में कैसे मिलाया जाए, और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। मुझको लगता है कि हमारे भारत की महिला और स्पेशली जो उत्तराखंड की महिला, वो अपने आप में अलग हैं। उनकी कैपेबिलिटी, उनका एक्सीलेंस, उनका स्किल एक अलग दर्जे का है। और मैंने आज ये भी साझा किया कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जहाँ पे कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, 60 to 70% जो हमारी डिग्रियाँ हैं, जो गोल्ड मेडल हैं, वो हमारी बेटियों को जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी एक कंबाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। और मुझे एक बात का पक्का विश्वास है, मैं कहूँगा कि अमेरिका बाबा नीम करौली के दर्शन को हर साल गर्मियों की छुट्टी और खासकर 15 जून को नीम करौली आश्रम के स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों का मेला लगता है। लेकिन इन सबके बीच पर्यटक सीजन में भवाली से लेकर कैचीधाम तक के मार्ग पर वाहनों का खासा दबाव होता है, जिससे जाम लग जाता है और दर्शन को आने वाले भक्तों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मंदिर परिसर में भी भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे परिवार में आवाजाही में परेशानी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और खासकर मंदिर के समीप शिप्रा नदी में लोग नहाने उतर जाते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने इस बार खास प्रबंध किए हैं। सीओ भवाली नितिन लोहनी ने बताया कि इस बार वाहनों की पार्किंग की समस्या नहीं होगी। वहीं वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए प्रबंध किए गए हैं ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। सबसे बड़ा जो वहाँ इशू है वो है नैरो लेन्स का। जो सड़क है वो काफ़ी संकरी है और जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा अवरोध होने लग जाता है, उसमें ट्रैफिक जो है जाम होने लग जाता है। तो उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग करी है। उसमें एक तो हमारे पास 180 से 200 गाड़ियों की एक पार्किंग कैंची में मौजूद है। एक नई पार्किंग डेवलप हुई है, वहाँ पे 70 से 80 गाड़ियाँ वहाँ भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक हरतपा की तरफ एक सड़क जाती है गाँव की तरफ, उसमें भी उस पार्किंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं।
हम एक थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कि बाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ हम गाड़ियों को लगाएं, ताकि एक रूट हमारा पूरा क्लियर रहे, एक्सेप्ट बेंड्स को छोड़ के, क्योंकि बेंड में अगर कोई गाड़ी लगेगी तो वहां भी जाम लगने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा लगातार सेट पे हम डाटा लेते रहते हैं, जैसे सैनिटोरियम की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं, नैनीताल से जो हिट करता है ट्रैफिक, उसके अलावा हमारा रामगढ़ तिराहे की तरफ से जो हिट करता है वो भवाली तिराहे पे आएगा, वहां पे हम लगातार 1-1 घंटे में रीडिंग्स लेते रहते हैं, कितनी गाड़ियां पास करी आपकी, उसके आधार पे हम रूट डाइवर्जन करते हैं। अगर हम क्वारब से रूट डाइवर्जन कर रहे हैं, रामगढ़ तिराहे से कर रहे हैं, तो वो भी लगातार नहीं होता है, और कुछ ही वाहनों के लिए होता है, वो जनरली भारी वाहनों के लिए होता है। इसके अलावा हमारी 3 और पार्किंग्स डेवलप करी गई हैं भवाली क्षेत्र में, एक तो पेट्रोल पंप के पास ही है, एक रामलीला ग्राउंड के पास है, और एक सैनिटोरियम से राती घाट की तरफ है। जरूरत पड़ने में हम इसमें शटल भी चलाएंगे। अभी तक हमारी जो प्लानिंग है वो ठीक चल रही है, हमें शटल की आवश्यकता पड़ी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में या 15 जून के उत्तर प्रदेश सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे और बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम हो जाएगा। जसपुर रोड स्थित पसमानदा समाज के नेता आसिफ रजा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड महज 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी सोनेलाल पटेल की नीतियां पसमानदा समाज के लोगों से मिलकर नव सृजित राज्य में परचम फहराएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से राय कुमारी करने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। स्वाय विधानसभा सीट पर संपन्न हो रहे चुनाव को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के अंतिम चरण में जिस तरह से पसमानदा समाज ने एकजुटता दिखाई, भविष्य में इसका राजनीतिक संदेश बेहतर जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें बहन अनुप्रिया पटेल जी जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको अधिकृत किया गया है। तैयारी हमारी जोर शोर से है और हम जिलों जिलों में जा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा गठबंधन 2014 से चल रहा है, लगातार 2014, 2017, 2019, 2022, और जो गठबंधन धर्म का पालन हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से करते हैं, और जो भी नीति निर्धारण होनी है उसके नीति निर्धारण के लिए बहन अनुप्रिया पटेल जी अधिकृत हैं। अगर उनका आगे कोई भविष्य में दिशा निर्देश होगा, अभी तो केवल इतने निर्देश है कि हम लोगों को प्रदेश में पार्टी का काम करना है और उसका गठन करना है। सर, हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधायक जी श्री जय कुमार जैकी जी ने बताया कि पसमानदा समाज के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसमें हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जो अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ जब तक हम ना पहुंचा दें, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब पूरी टीम हमारी, पूरा संगठन हमारा, पसमानदा समाज अब अंतिम छोर तक उन योजनाओं को ऊधम सिंह नगर जनपद के थाना दिनेशपुर पुलिस को वन्यजीव तस्करों के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 40 किलो से अधिक वजन का प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित थाना दिनेशपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन में काफी बड़ा कछुए की तस्करी की जा रही है, जिस पर दिनेशपुर पुलिस एक्टिव मोड पर आई और युवक को कछुए के साथ गिरफ्तार किया गया। क्रम में एक बड़ी सफलता दिनेशपुर पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक कछुआ और उसके साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुकेश वाला है और ये सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनसे जो बरामद हुआ है ये प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है और उस पर वन जीवन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इनसे जानकारी और पूछताछ में पाया गया कि इसको ऊंचे दामों पर बेचने के लिए इसे ले जा रहे थे, अवैध रूप से परिवहन इसका कर रहे थे। और साथ में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई, तो पूर्व में भी आगरा कैंट जीआरपी से एनडीपीएस उत्तराखंड में बाहर से आकर निवास और कारोबार करने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान के लिए चंपावत जनपद पुलिस के द्वारा इन दिनों चंपावत जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्णागिरी क्षेत्र में भी पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया।
अभियान के बारे में भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद ने बताया कि पुलिस के द्वारा नेपाल राष्ट्र के श्रमिकों के अलावा बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में अब तक लगभग 280 लोगों का सत्यापन थाना भैरव मंदिर में हो चुका है। साथ ही उन्होंने थाना भैरव मंदिर क्षेत्र के सभी भवन मालिकों और दुकान स्वामियों और होटल और धर्मशाला स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि अपने भवनों में रहने वाले बाहरी प्रदेश के लोगों की सूचना अपने नजदीकी थाने में दें और उनका सत्यापन करवाएं और दुकान, होटल, धर्मशाला में काम करने वाले श्रमिकों का भी सत्यापन करवाया जाए। बिंदु खत्ता के चित्रकूट निवासी कारगिल शहीद जीवन सिंह खोलिया की मां हीरा देवी खोलिया ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में रमेश जोशी के नाम के व्यक्ति से काररोड में जमीन खरीदी थी और तब से अभी तक उसी भूमि पर उनका परिवार चारा आदि बोते आ रहा था और तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, मगर अब जैसे ही उन्होंने अपने नाती के लिए लगभग 1.5 वर्ष पहले उस जमीन पर घर बनाने की सिलसिला शुरू किया, तभी वहीं के निवासी राजकुमार नाम के व्यक्ति ने भूमि को अपना बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये भूमि रमेश जोशी नाम के व्यक्ति से उनके परिवार ने खरीदी थी, मगर राजकुमार कहता है कि ये जमीन उसकी है और जमीन पर पूरा विवाद खड़ा कर दिया है। शहीद की मां ने न्याय की गुहार लगाई है। हीरा देवी खोलिया। अच्छा, कौन शहीद हुआ आपके यहाँ से? जीवन सिंह खोलिया और दीवान सिंह खोलिया। कौन कौन थे? जीवन सिंह खोलिया तो मेरा बेटा है और दीवान सिंह खोलिया मेरे पति हैं। अच्छा, कब ली थी जमीन? जब 2003 में। अच्छा, अब क्या है मामला उसमें? उसमें मकान बनाने की सोच रही तो राजकुमार ने बनाने दे रहा है। अच्छा। वो मेरी है करके हड़पने चाह रहा है। अच्छा, कैसे ली थी, क्या करा था आपने, कितनी मेहनत करी जो जगह ली आपने? लिए सरसरी बोई और पूरे मोहल्ले के जाते थे हम काटने के लिए और पूरे बिंदु खत्ता को पता है सरी इनकी ज़मीन है करके और शहीद की ज़मीन है करके, और हम क्या पता हमको ऐसा करता है करके, नहीं तो पहले ही बना देते, यहाँ नहीं बनाते वहाँ। मनोज सिंह खोलिया, मैं चित्रकूट तिवाड़ी नगर बिंदु खत्ता का निवासी हूँ। साहब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहते हैं राजकुमार आगरी जो कि 1.5 साल से मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है, एक शहीद परिवार को परेशान करने में लगा है। शहीद परिवार जो कि कारगिल शहीद हैं, बड़ा भाई हमारा शहीद जीवन सिंह खोलिया, उस परिवार को साहब। हाँ, आज मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ कि एक व्यक्ति राजकुमार आगरी के द्वारा उनके खेतों में तारबाड़ किया गया है, अनधिकृत रूप से उनके द्वारा तारबाड़ किया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये वाद पहले भी एसडीएम कोर्ट में प्रचलित है। इस मामले की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे और उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन की 125वीं स्थापना वर्ष धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी स्वामी विवेकानंद गेट का भूमि पूजन करेंगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वीं वर्षगांठ पर रामाकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा 1 महीने तक सांस्कृतिक और भक्ति सहित तमाम कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसके तहत अल्मोड़ा के तमाम बड़े स्कूल, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हिस्सा लेंगे। रामाकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के सचिव आत्मा शारदानंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में 3 बार आए हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वीं वर्षगांठ भव्य और ऐतिहासिक होगी। यहाँ पे कुछ शास्त्र हैं, उनकी ऊपर प्रवचन है, या कोई बाहर से कोई स्वामी जी बुलाए हैं, उनको न्योता दिया, वो कुछ बोलेंगे। दूसरा है कि स्कूल, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे इवन कंटोनमेंट में भी कुछ हॉल्स में, सब जगह पे अलग अलग कार्यक्रम है। उसके लिए बहुत से स्वामी जी लोग आएंगे विभिन्न केंद्रों से। बहुत से स्कूल्स में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, तो ये उस सब बच्चों को उसमें स्वामी जी के संदेश से अवगत कराया जाएगा, पुस्तकें दी जाएगी, एक शोभा यात्रा निकलेगी, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और है कि जहाँ पे स्वामी जी
अल्मोड़ा में द्वितीय बार जब आए, जब प्रवेश किया, वहाँ पे एक स्वागत द्वार बनाया जाएगा, उसको विवेकानंद द्वार है। उसके लिए कोश्यारी जी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, उस पर रखेंगे, उसकी स्थापना करेंगे। और उसके अलावा आश्रम में भी एक छात्रावास के लिए एक फाउंडेशन रखी जाएगी। इसके अलावा जो बड़ा तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड में जब पूरी ओर घूमे तो जहाँ जहाँ गए। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख कीमत के 16 नए टायर बरामद कर लिए। पकड़े गए तीनों आरोपी दुकानों से टायर खरीदने के बाद आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करने का झांसा देकर ठगी करते थे। टायर खरीदने के बाद तीनों आरोपी अपना मोबाइल नंबर बदलने के साथ ही दूसरे क्षेत्र में ठगी करने चले जाते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पकड़े गए तीनों आरोपियों द्वारा पुलभट्टा, बहेड़ी, किच्छा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के तमाम व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में गठित की गई पुलिस की 2 टीमों ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए कीमत के 16 नए टायर बरामद कर लिए। उधम सिंह नगर में पुलभट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट एसओ के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की गिरोह का बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सब का सरगना है एक व्यक्ति जो एसी का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था। और कहने को तो वो एसी का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको पौने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। इस प्रकार जो है व्यवस्थित रूप से एक संगठित गिरोह बन गए थे। 2 आदमी ठगते थे पूरे जनपद में और जो है तीसरा आदमी उसको इकट्ठा करके बेचता था। तो इस गिरोह का संपूर्ण 3 लोगों का पर्दाफाश करा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। और जो रुद्रपुर का जो आदमी है जो एसी का काम करता था और वो ये टायरों का ठिकाना लगाता था थोक के भाव में लेकर, उसके बाद आगे ठिकाना लगाता, उसकी निशानदेही में 16 टायरें बरामद हुई है, लगभग 9 लाख रुपए का। बड़े बड़े टायर होते हैं ये। इसके अलावा भी हमें सूचना आ रहा है कि हल्द्वानी, नैनीताल, लाल कुआं और इवन उधम सिंह नगर के ही अलग अलग जगहों पे भारी मात्रा में इन लोग काफ़ी व्यापारियों से और ठगे हैं करके। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इस जनपद में व्यापारियों से इस प्रकार से ठगते हैं तो हम जो है नहीं छोड़ेंगे। हमारा पुलिस जो है इसको पर्दाफाश करेगी। आगे भी मैं कमलेश भट्ट और सीओ ओम प्रकाश को निर्देश दिया हूँ कि जितने लोगों से और ठगी हुई है उन सभी व्यापारियों को ढूंढ ले और उनसे जितना ठगी हुई है उसका मुकदमे लिखवा ले और जो है बरामद की फुल करके उनको लौटाया जाए। आज पुलभट्टा क्षेत्र के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। किच्चा क्षेत्र की शामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अमित ग्राम में एटीएम मशीन से पैसे निकालने गई एक बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात हुई है। मदद करने के बहाने शातिर ठग ने एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्ग के खाते से 84,000 रुपए की रकम निकाल ली। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस के मुताबिक अमित ग्राम निवासी रोशनी देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो शामपुर नटराज बाईपास मार्ग स्थित एक बैंक में एटीएम से पैसा निकालने पहुंची थी, जहां मदद करने के बहाने युवक ने महिला के एटीएम से 84,000 रुपए निकाल लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भले ही संभागीय परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा और विक्रम चालकों पर लगातार चालानी कार्रवाई करता रहा हो, लेकिन शासन के आदेश के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच अपने वाहन को सवारी चढ़ाने और उतारने पर प्रतिबंधित है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दून में बढ़ते ई रिक्शा के अंतर को भी नकारा नहीं जा सकता। आज आलम यह है कि राजधानी दून में 5,000 से ऊपर ई रिक्शा दिखाई पड़ेंगे, जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ ही मेन रोड पर जाम लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि विभाग की ओर से इनको रोड पर आवागमन की परमिशन दी हुई है। आज आलम यह है कि ई रिक्शा छोटे बच्चे भी लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं
और जहां मन हो वहां पर ये लोग लाइन लगाकर जाम कर देते हैं। इस पर आज ARTO शैलेश तिवारी ने बताया कि ये मामला कई बार उनके संज्ञान में भी आ रहा है और लगातार विभाग की ओर से इन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, इस तरह की शिकायतें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। हमारा प्रयास है कि हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। अभी भी हमने कल अभियान एक चलाया था, उसमें विक्रम और सिटी बसों के चालान भी किए हमने, और चालान ही करना ही हमारा पर्पस नहीं है। हमारा उद्देश्य है चालान करने के बाद सिस्टम में कुछ सुधार आए, सिर्फ चालान एक फॉर्मेलिटी न रख करके बन जाए हमारा। तो आप देखोगे काफ़ी लोग अब टिकट भी दे रहे हैं, ओवरलोडिंग तो बहुत कम हो गई अब है, महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सब चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं। कुछ चीज़ों में कमी है, जैसे ई-रिक्शा बारे में बताया आपने, ई-रिक्शा की संख्या काफ़ी बढ़ गई हमारे यहाँ। कई रास्ते में जिनको है उसमें क्राउडिंग भी हो गई है, ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। तो उनके लिए हम लोगों ने कर रखा है कि कुछ जो रास्ते जो हैं उसमें वो ई-रिक्शा के लिए बैन कर रहे हैं हम लोग, या बैन किया गया है। तो उसमें हम लोग आगे कर रहे हैं कि उस रास्ते पे वो ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने लेबर कॉलोनी के पास एक कार से 9 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी के आरोप में कार सवार 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान पारस और अर्जुन निवासी देहरादून और रिंकू निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस ने भेज दिया। कोतवाल खुर्शीराम पांडे ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने मुखबिर की सूचना पर शराब पकड़ने में सफलता हासिल की। तस्करी में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।